शाम को थोड़ी देर से आऊंगी क्योंकि आज उनके घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो आप फिक्र मत करिएगा। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं बहुत ही बदकिस्मत बाप हूँ जिसकी वजह से तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब करना पड़ रहा है। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है और आप चिंता मत करिए। मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं और जैसे इस महीने की पगार मिलेगी उसके बाद मैं आपको शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में लेकर जाऊंगी। उसके बाद आपका पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वेद काका भी कह रहे थे अगर आपका सही से इलाज हुआ तो आप फिर से उठ सकोगे। अच्छा ठीक है बाबा, अब आप आराम करिए और अपना अच्छे से ध्यान रखना। इतना बोलकर टुनटुनी अपने गांव की सेठानी के घर झाड़ू पोछी का काम करने चली जाती है। अरे टुनटुनी, अच्छा हुआ आज तो जल्दी आ गई। आज शहर से मेरी मौसी का बेटा कालू कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए मेहमान वाला कमरा अच्छे से सफाई कर दे। और हाँ, उसे खीर बहुत पसंद है, तो सबके लिए आज शाम को खीर भी बना दियो। ठीक है मालकिन। उसके बाद टुनटुनी अपने कामों में लग जाती है। शाम को कालू घर आता है। अरे दीदी, आप तो बिल्कुल ही बदल गई। मेरे पास मौसी का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम यहाँ अपने इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ सब कैसे हैं? तभी वहाँ पर टुनटुनी सबके लिए खीर लेकर आती है। दीदी, ये चिड़िया कौन है? ये मेरे घर की काम वाली है। आपके तो भाग ही खुल गए हैं दीदी, एकदम रानी की तरह रखा है जीजू ने आपको। कालू काफी सालों बाद अपनी बहन सुंदरी कौवी से मिल रहा था और उसकी इस तरह अमीरों वाली शान और शौकत देखकर उसको अपनी बहन से बहुत ही जलन होने लगती है। वाह, क्या किस्मत पाई है इस फटीचर ने। पहले कहाँ एक ही कपड़े महीनों चलाया करती थी और आज इसकी अलमारी में कपड़ों का भंडार लगा है। यह तो महारानी की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही है और एक मैं हूँ जो मामूली सी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा हूँ। ये सोचते हुए कालू सो जाता है। अगली सुबह जब कालू अपनी बहन के कमरे में जाता है तब सुंदरी अपनी अलमारी में अपने जेवरात रख रही होती है। अरे कालू, उठ गया तो ये देखिए नेकलेस, तेरे जीजा जी ने मुझे पिछले साल ही मेरी एनिवर्सरी पे दिया था। अरे वाह दीदी, यह हार तो बहुत ही सुंदर है। यह तो बहुत ही महंगा होगा ना? अरे महंगा महंगा नहीं, बहुत महंगा। ये तो तेरे जीजा जी ने मेरे शहर के जंगल से स्पेशल ऑर्डर करके मंगवाया था। पूरे 50 लाख का है। क्या 50 लाख? बहुत अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा। उसके बाद कालू अपने कमरे में आ जाता है। मैं यहाँ एक एक रुपए के लिए मोहताज हूँ। ना तो मेरे पास खाने के पैसे हैं और ना ही घूमने के, और तो और मेरे पास तो काम भी नहीं है। और ये महारानी इतना महंगा महंगा हार पहन रही है, आखिर मेरी किस्मत कब चमकेगी? कालू के मन में लालच आ जाता है और वो रात में सबके सो जाने के बाद चुपके से सुंदरी के कमरे में जाता है और उसका वो हार चुरा कर भागने लगता है। तभी सुंदरी कौवी की आँख खुल जाती है। कौन है वहाँ? बाहर निकलो, लगता है हमारे घर में कोई चोर घुस आया है। पकड़ो पकड़ो उसे। लेकिन अंधेरा होने की वजह से कोई भी कालू को नहीं देख पाता है। कालू जल्दी से अंधेरे का फायदा उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है। अरे चोर चोर, कोई पकड़ो उसे, चोर पकड़ो उसे। टुनटुनी चिड़िया का घर सुंदरी कौवी के घर से बिल्कुल सटा हुआ ही था। वो सुंदरी की आवाज सुनकर उसके घर जाती है तो देखती है कि कालू उसकी सेठानी का हार चुराकर भाग रहा है। तभी टुनटुनी उसे पकड़ लेती है, लेकिन तब तक वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। कालू सबको देखकर घबरा जाता है और जल्दी से हाथ छुटाकर कहता है, दीदी, यह देखो, यह चिड़िया तुम्हारे घर से ये हार चुराकर भाग रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे तुम क्या बोल रहे हो? हार तो तुम चुरा कर भाग रहे थे। मालकिन ये झूठ बोल रहा है। टुनटुनी, तू सच सच बता, ये हार क्यों चुरा रही थी? अच्छा समझी, तू अपने अपाहिज बाप के लिए ये हार चुरा रही थी ना? मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपके घर में कभी चोरी का सोच भी नहीं सकती। मालकिन, आप पुलिस को फोन मत करिए। अगर मैं जेल चली गई तो मेरे बाबा का क्या होगा? ऐसा मत करिए। टुनटुनी के ऐसा कहने पर सुंदरी कौवी उसे गाँव से बाहर निकाल देती है। तुम जैसे चोर पक्षियों का हमारे गांव में रहना सही नहीं है, इसलिए तुम लोग अभी इस गांव को छोड़कर चले जाओ। टुनटुनी रोते हुए अपने बाबा को लेकर जंगल की तरफ निकल जाती है।
मैं जानता हूँ कि तुमने चोरी नहीं की है। मेरी बेटी चोर नहीं है। तुम अब रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। टुनटुनी अपने बाबा को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उनके लिए पानी लाने नदी के किनारे जाती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ा चील साधु बाबा पानी में डूब रहा है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये क्या, अगर उन्हें जल्दी से बाहर नहीं निकाला तो ये मर जाएंगे। टुनटुनी जल्दी से नदी में कूदकर उस साधु बाबा को बचा लेती है। अरे बाबा, आप नदी में कैसे गिर गए? बेटा, मेरा घर उस पहाड़ी के ऊपर है और मैं हर रोज इस नदी से पानी लेकर अपने जादुई खेत में पानी डालता हूँ। लेकिन आज इस बुढ़ापे की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं नदी में गिर गया। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं, शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। लेकिन बेटी, तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? उसके बाद टुनटुनी उस बूढ़े बाबा को अपने बारे में सब कुछ बताती है। बेटी, यह दुनिया है ही ऐसी, यहाँ गरीब लोगों की कोई कदर नहीं होती। बेटी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर टुनटुनी अपने पिता के साथ उस बूढ़े साधु के घर चली जाती है। वो बूढ़ा साधु टुनटुनी उसके पिता को भरपेट खाना खिलाते हैं। उसके बाद वो टुनटुनी को अपने जादुई धनिया के खेत में ले जाते हैं। टुनटुनी, ये हरा धनिया का खेत देख रही हो ना? ये मामूली खेत नहीं बल्कि जादुई हरा धनिया का खेत है। तुमने मेरी जान बचाई है, इसके बदले मैं तुम्हें अपने खेत का यह जादुई हरा धनिया दे रहा हूँ। तुम इस जादुई हरा धनिया को खाली जगह पर जाकर कहीं भी बो देना और वहाँ पर अपने आप ही बहुत ही खूबसूरत जादुई हरा धनिया का घर बन जाएगा और उस घर में तुम्हें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। टुनटुनी इस बूढ़े साधु बाबा का धन्यवाद करके उसके घर के पास ही खुली जगह पर वो धनिया बो देती है और देखते ही देखते वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत हरा धनिया का घर बन जाता है और उस घर के अंदर उनकी जरूरत की सारी चीजें होती है। फिर टुनटुनी अपने पिता का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराती है और कुछ ही दिनों के बाद उसका पिता बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर सब मिलजुल कर उस जादुई हरे धनिये के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।